हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, जिसके 6 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। और आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 7, प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसको हम कहते हैं कॉल एंड चेन मॉडल। ठीक है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हमारे एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के लिए। इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा आपको बताता है कि आपका इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसका प्रोसेस। क्लासरूम टीचिंग स्टिल डोमिनेट्स द सीन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वेयर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू स्टूडेंट्स। जो भी हमारी क्लासरूम टीचिंग हम करते हैं वो अभी भी हमारे जो भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को डोमिनेट करता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। The primary objective of classroom teaching is to achieve instructional objectives in the cognitive domain, which concern with developing knowledge, comprehension, application, synthesis, analysis and evaluation abilities। जो भी हमारा क्लासरूम टीचिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने सेट किया है उसको हम क्या करें, अचीव करें। ठीक है, किसके थ्रू अचीव करेंगे, कॉग्निटिव डोमेन में हम उसको अचीव करें, जो हमारे किससे बेस्ड है, नॉलेज को डेवलप करने से कि कैसे कैसे एप्लीकेशन है, उसकी सिंथेसिस, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। ये हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में ये जो कॉग्निटिव डोमेन वाला टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर किसी को भी ये समझना है कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। Communication is an integral part of any teaching learning process and its effectiveness is one of the factors that determine the degree to which the intended learning outcomes are achieved। कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, जैसे कोई भी टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसके लिए कम्युनिकेट तो उनसे करेगा ही ना, इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो जो भी इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब कब बनाएंगे हम, जब उसके जो भी लर्निंग आउटकम्स होंगे, जो भी टीचर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड किए हैं कि उनको ये लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड करने हैं, ऐसे ऐसे लर्न करवाना है, जब वो अचीव हो जाएंगे तो क्लासरूम कम्युनिकेशन अपने आप क्या बन जाएगा, इफेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ये था इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन सिम्बल्स। जितने भी कम्युनिकेशन है वो किस पे बेस्ड होते हैं, सिम्बल्स पे बेस्ड होते हैं। It is a process that involves organizing, selecting and transmitting symbols in an appropriate manner to ensure that the receiver perceives in his or thought process the intended meaning of the कम्युनिकेटर। जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको बताया सिंबल्स पे बेस होते हैं। इसमें प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनाइजिंग, कि किसी भी प्रोसेस को हम सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सिंबल्स को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको अच्छे से ट्रांसमिट करते हैं एप्रोप्रिएट मैनर में, जिससे हम ये इंश्योर करें कि जो भी रिसीवर का थॉट प्रोसेस है वो अच्छे से उसको समझ पाए, जो हम उसको मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन। जैसे हमने बर्लोज मॉडल में भी पढ़ा था कि सेंडर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिसीवर को, रिसीवर मतलब वैसा ही मतलब थिंकिंग एबिलिटी उसकी होनी चाहिए जैसा सेंडर उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मेरे मैसेज को ऐसे ही अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉल एंड चेन ए प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। कॉल एंड चेन के अकॉर्डिंग अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 5 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, मैसेज एनकोडिंग, मैसेज ट्रांसमिशन, मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। चलिए देखते हैं इन 5 स्टेजेस को कि 5 स्टेजेस क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज।
All communication starts with an idea or message that is to be transmitted to the individual with a motive to get a positive response. ठीक है, कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट कैसे होगा? जब किसी ना किसी इंडिविजुअल के दिमाग में क्या आएगा, कुछ आइडिया आएगा कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देनी है और उससे कुछ ना कुछ मुझे रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, इसको हम आइडिया और मैसेज दोनों कह सकते हैं, जो हम इंडिविजुअल को किसी भी मोटिव के लिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन, वो आइडिया ट्रांसमिट करते हैं। कम्युनिकेटर, जिसको हम सेंडर या इनकोडर कह सकते हैं, इज़ द वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेटर होता है हमारा, जो हमारा सेंडर हुआ, उसके दिमाग में आइडिया आया, सेंडर ही मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है, वही है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, मतलब उसको स्टार्ट करेगा। Messages can be spoken or written words, gestures, etc. They cannot have a meaning apart from the person involved in the sending and receiving message. Message क्या है? हम बोल के भी दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं, gestures के थ्रू भी दे सकते हैं। मतलब जो सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो भी हमारा सेंडर है और जो भी हमारा रिसीवर है, उसी से जुड़ी हुई जो भी मीनिंग है, जो भी बात है, वो पर्सन इन्वॉल्व है, उसी से कुछ ना कुछ बात उसमें होनी चाहिए। अगर हम अलग से कुछ लेके आएंगे तो रिसीवर को वो मैसेज समझ में नहीं आएगा। तो ये है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज कि सेंडर के दिमाग में क्या आएगा, कोई आइडिया आएगा, उसको क्या करेगा, एनकोड करेगा, किसके, मैसेज की फॉर्म में या स्पोकन, रिटन या जेस्चर्स की फॉर्म में, और जिससे ऐसा मैसेज को सेट करेगा जिससे रिसीवर को समझने में क्या हो, बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये क्या है अपना फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्टेज की, दैट इज़ मैसेज एनकोडिंग। जो भी आइडिया सेंडर के दिमाग में आया, वो मैसेज उसने अपने दिमाग में बना लिया कि हाँ ये दिमाग में मेरे मैसेज चल रहा है। उसके बाद में वो क्या करेगा, मैसेज को एनकोड करेगा। Encoding involves converting an idea into a form that can be transmitted to receivers. Encoding क्या होता है कि कोई भी आइडिया को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो हम मैसेज क्या करेंगे, रिसीवर्स को ट्रांसमिट करेंगे। The communicator not only translates his or purpose into a message but also decides on the medium to communicate his or planned message. जो कम्युनिकेटर है वो सिर्फ अपने जो भी मैसेज को ट्रांसलेट नहीं करता, बट ये भी डिसाइड करता है कि उसको कौन सा मीडियम चूज़ करना है अपने मैसेज को प्लान करने के लिए। मतलब अपना वो मीडियम चूज़ करता है कि किस तरह से अपने मैसेज को वो लिखेगा। The communicator must choose the media that the receiver can understand well. जो कम्युनिकेटर होगा, जो सेंडर होगा, वो उस मीडिया को चूज़ करेगा जिससे रिसीवर बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ पाए। मतलब उसको पता होगा कि रिसीवर कैसे समझेगा, वो उसी हिसाब से अपने मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा। तो ये हमारी दो स्टेजेस होगी, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज एंड मैसेज एनकोडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मैसेज ट्रांसमिशन की। मैसेज ट्रांसमिशन का मतलब इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इट आंसर्स हाउ अ मैसेज इज़ डिलीवर्ड। जैसे बर्लोज मॉडल में हमारा चैनल करके था, वो था मीडियम कि कैसे हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, वैसे ही इसमें मैसेज ट्रांसमिशन है कि कैसे हम मैसेज को सामने वाले पर्सन को, रिसीवर को डिलीवर करेंगे, वही हमें ये बताता है। द सेंडर सिलेक्ट्स एन अप्रोप्रिएट चैनल और मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। जो भी सेंडर होगा वो अप्रोप्रिएट चैनल को क्या करेगा, इसमें यूज़ करेगा, ठीक है, उसको मैसेज को भेजने के लिए। ए चैनल इज़ द व्हीकल और मीन्स थ्रू विच अ मैसेज इज कैरिड फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द रिसीवर। चैनल को हम क्या कह सकते हैं, एक व्हीकल कह सकते हैं, या एक ऐसा मीन कह सकते हैं कि जिससे हमारा मैसेज क्या होगा, मतलब जाएगा किससे, सेंडर टू रिसीवर। मतलब एक चैनल हो गया, जैसे व्हीकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है ना, वैसे ही हमारा मैसेज भी कैसे जाएगा, पोस्ट कार्ड के थ्रू, आजकल ईमेल करते हैं या फिर हम कोई टेलीग्राम भेज रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम क्या सेट करते हैं, अपना एक मीडियम सेट करते हैं। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल। तो हम मीडियम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ मीडियम इज़ डिसाइडेड बाय द सेंडर, कि कैसे मैसेज को भेजना है ये डिसाइड कौन करता है, सेंडर ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैसेज को एनकोड कौन करता है, सेंडर, और मैसेज को डिकोड कौन करता है,
रिसीवर। डिकोडिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। डिकोडिंग क्या है? मैसेज को इंटरप्रिटेट करना, और इंटरप्रिटेट कौन करता है? रिसीवर करता है। द रिसीवर लुक्स फॉर मीनिंग इन द मैसेज दैट इज कॉमन टू बोथ द रिसीवर एंड द कम्युनिकेटर। रिसीवर क्या है? जो भी मैसेज का मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और उसमें ये देखता है कि सेंडर ने क्या सोच के वो मैसेज किया है और एक्चुअली में वो उसको क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का पढ़ रहे हैं, तो ये सेंडर और रिसीवर की जगह टीचर और लर्निंग यहाँ पे आ जाएगी, तो उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिम्बल्स एनकोडेड बाय द सेंडर। ये क्या है? एक प्रोसेस है कि हम कैसे जो भी सिम्बल्स है उसको कन्वर्ट करते हैं, जो सेंडर ने क्या किया था, एनकोड किया था। जो भी मैसेज को एनकोड किया था वो अब रिसीवर उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। For effective communication, the receiver is the most important link in the communication process. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए रिसीवर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है हमारे किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि रिसीवर क्या प्रोवाइड करेगा? अपना फीडबैक प्रोवाइड करेगा सेंडर को। अगर रिसीवर को वो मैसेज ही समझ नहीं आएगा जो सेंडर उसको समझाना चाह रहा है, तो कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमारी नेक्स्ट स्टेज है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? ही इज़ द पर्सन हु इज़ लास्ट इन द चेन एंड फॉर whom द मैसेज was सेंट बाय द सेंडर। ये अभी हम आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा। लास्ट में होता है ये जिसको मैसेज सेंड किया जाता है सेंडर के द्वारा, वही क्या होता है? रिसीवर। वंस द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज, ओनली देन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। जब रिसीवर को मैसेज रिसीव हो जाता है और वो प्रॉपर उसको मतलब समझ लेता है मैसेज को और उसी मैसेज के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, तभी हमारा जो भी कम्युनिकेशन का पर्पज है वो क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। लास्ट आता है हमारा फीडबैक। अब फीडबैक क्या हुआ? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द कम्युनिकेटर्स मैसेज। अब फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है जब वो मैसेज को पूरा अंडरस्टैंड करके, ठीक है, जो भी सेंडर को क्या दे देता है, अपना फीडबैक दे देता है। द एक्सचेंज इज पॉसिबल ओनली इफ द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स। एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा जब रिसीवर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उसने मैसेज देख के कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो फिर एक्सचेंज का भी कोई मतलब नहीं है। इट इन्वॉल्व्स द रिसीवर रिएक्टिंग टू द ट्रांसमिटेड मैसेजेस एंड कन्वेइंग द रिस्पॉन्स टू द सेंडर। ये क्या है कि रिसीवर कैसे मैसेज को क्या करता है? रिएक्ट करता है, और जो भी अपना रिस्पॉन्स है वो कैसे अपने सेंडर को कन्वे करता है। Once the receiver confirms to the sender that he has received and understood the message, the process of communication is complete. जब भी रिसीवर है वो सेंडर को क्या कर देता है? कंफर्म कर देता है कि उसको मैसेज क्या है, मिल गया है, और वो मैसेज को अच्छे से क्या है, उसने अंडरस्टूड, समझ लिया है, तब हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लास्ट स्टेज इसको कह सकते हैं कि फीडबैक हमारी क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है जो रिसीवर प्रोवाइड करता है किसको? सेंडर को। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आती है नॉइज। जैसे अभी हम क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो फीडबैक होगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये फीडबैक किसका हो जाएगा? स्टूडेंट्स का हो जाएगा, कि टीचर ने उनको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जो भी मैसेज टीचर को स्टूडेंट को देना था वो दिया, अपने मैसेज को एनकोड कर लिया, किसी कंटेंट के कोई वीडियो लेक्चर हो गया या कुछ भी समझा के मैसेज को भी ट्रांसमिट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया? उन मैसेज को डिकोड करना शुरू किया, जैसे टीचर समझाना चाह रहा है वैसे ही उन्होंने समझने की कोशिश करी, और स्टूडेंट्स ने टीचर को क्या दे दिया? अपना फीडबैक दे दिया। अब नॉइज़ में क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी जो टीचर जो है मान लो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, कुछ नेटवर्क इशू हो गया, ठीक है, मैसेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाया जो टीचर स्टूडेंट्स को मैसेज ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जो सेंडर रिसीवर को मैसेज देना चाह रहे हैं। इट रेफर्स टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज कोज्ड बाय द सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारे सेंडर के बिहाफ पे कोई कोज हो जाता है, या मैसेज में या रिसीवर के द्वारा कुछ कोज हो जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कनेक्शन, मान लो टेलीफोन पे कोई ना कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो अचानक से नेटवर्क ठप हो गया और हम उससे पूरी बात अपनी नहीं कह पाए। फॉल्टी एनकोडिंग, जो सेंडर है उसने अच्छे से मैसेज को क्या एनकोड नहीं किया। फॉल्टी डिकोडिंग, रिसीवर ने मैसेज को अच्छे से नहीं समझा। इनअटेंटिव रिसीवर, रिसीवर क्या है, कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा है मैसेज को। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स एक्सेट्रा, या फिर उसने मैसेज को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया। तो यही क्या होती है, नॉइज़। जब अच्छे से हम मैसेज को नहीं समझ पाते या ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हमारे मैसेज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। यहाँ पे हमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस या इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। एक आइडिया आएगा सेंडर के दिमाग में, वो मैसेज को क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीवर तक पहुँचानी है, ठीक है। उसके बाद में आइडिया आने के बाद में मैसेज को क्या करेगा, वो एनकोड करेगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी मैसेज आया उसको रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में या जेस्चर्स की फॉर्म में, जैसे भी मैसेज को एनकोड करना है वो वैसे उसको एनकोड करेगा। उसके बाद में हमारा ट्रांसमिशन फीडबैक कि कौन सा उसको चैनल चूज़ करना है अपने मैसेज को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। उसके बाद जब रिसीवर के पास में ये मैसेज पहुंच जाएगा तो वो मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा और उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट हो गया हमारा रिसीवर सेंडर। ये वाला पूरा प्रोसेस जो था वो सेंडर का था। अब बीच में क्या हो गई, नॉइज़ हो गई। नॉइज़ होगी मतलब नॉइज़ का इन द सेंस कि हो सकता है रिसीवर अच्छे से मैसेज को ना समझ पाया हो और हो सकता है सेंडर भी अच्छे से उसको एनकोड ना कर पाया हो। अब वापस जो डिकोड करने के बाद में रिसीवर क्या देगा, अपना फीडबैक देगा। फीडबैक देने के बाद में रिसीवर भी क्या करेगा, मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा। फॉर्मुलेट करने के बाद में उसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे ये सेंडर को अपनी बात पहुंचानी है, वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा। कोई ना कोई चैनल मीडियम चूज़ करेगा कि कैसे मैसेज को सेंड करना है। फिर सेंडर के पास मैसेज पहुंचने के बाद में वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। पहले क्या था, सेंडर ने रिसीवर को दिया, ठीक है। अब रिसीवर ने जब मैसेज को समझ लिया तो रिसीवर क्या बन गया, सेंडर, और सेंडर क्या बन जाएगा, रिसीवर, ठीक है। वो भी मैसेज को डिकोड करेगा, उसके बाद में वो भी अपना फीडबैक वापस क्या दे देगा, रिसीवर को दे देगा। ये इसी हिसाब से पूरा हमारा सर्कल की फॉर्म में क्या होता रहता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कभी रुकता नहीं है, हमेशा ही चलता जाता है। पहले मैसेज को फॉर्मुलेट करना, उसको एनकोड करना, कोई चैनल को चूज़ करना, फिर रिसीवर के द्वारा मैसेज को डिकोड करना, ठीक है। फिर उसको फीडबैक देना। किसको फीडबैक देंगे हम, अब सेंडर को फीडबैक देंगे। रिसीवर क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा, और सेंडर क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा। फिर रिसीवर भी जो जिसने मैसेज को समझा, फीडबैक देने के लिए मैसेज को फॉर्मुलेट किया, मैसेज को एनकोड किया, कोई मीडियम को चूज़ किया। फिर उसने जो सामने वाला पर्सन है, जो सेंडर था हमारा पहले, उसने मैसेज को डिकोड किया और वापस अपने फीडबैक देने के लिए रिसीवर को ये मैसेज दोबारा बनाया। तो ये पूरा का पूरा हमारा इसी चेन में ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो इसमें यही होगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब रिसीवर के पास में वो मैसेज पहुंचेगा और वो अपना फीडबैक सेंडर को वापस क्या देगा, प्रोवाइड करेगा। यही क्या है हमारा प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी को हम कहते हैं कॉल एंड चेन मॉडल क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।